we will start the new chapter of class 12th chemistry, and we will start P block elements. So today we will start P block elements. Now P block elements सबसे पहले देख लेते हैं ये P block elements होते क्या हैं. P block elements हम किन्हें कहते हैं. P block elements हम उन्हें कहते हैं जिसमें वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी P ऑर्बिटल. ठीक है, तो P ब्लॉक वाले कौन है, वो एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, इट एंटर्स दी P ऑर्बिटल्स. ठीक है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2 NP126. This is their general electronic configuration, that is NS2 NP126. ठीक है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट हीलियम. ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2. तो अगर हीलियम को छोड़ दे, इट इज़ एन एक्सेप्शन, तो दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2 NP126. मतलब NP1 से शुरू होकर NP6 तक. तो P1 P2 P3 P4 P6 तक फिलिंग होती है P ऑर्बिटल्स में. ठीक है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि P ऑर्बिटल्स में जा रहा है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स. अब क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं 1 से लेकर 6 तक, P1 P2 P3 P4 P5 P6 को 6 इलेक्ट्रॉन्स P ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो P ब्लॉक है, P ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप्स होंगे. कितने ग्रुप्स होंगे, 6. क्यों 6 ग्रुप्स हैं, क्योंकि P ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है और P ऑर्बिटल्स में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. कहाँ से शुरू होता है हमारा ये जो P ब्लॉक एलिमेंट्स है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 13. ठीक है, तो 13 14 15 16 17 और 18. ठीक है, तो दीज आर दी ग्रुप्स. ठीक, तो P ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, 13 14 15 16 17 और 18. इसमें से 13 और 14 ये क्लास 11th में पढ़ते हैं हम. क्लास 12th में हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक. ठीक है, तो P ब्लॉक एलिमेंट्स कौन है, वो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल्स में जाता है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP126 है, एक्सेप्ट हीलियम हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2. P ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13 14 15 16 17 एंड 18. 6 ग्रुप्स क्यों हैं, क्योंकि P ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है और P ऑर्बिटल्स में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट ग्रुप 15. ठीक है, कौन सा ग्रुप शुरू करेंगे, ग्रुप 15. ग्रुप 15 इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन family. Group 15 is also called nitrogen family. Now कौन कौन members हैं the group 15, that is nitrogen family contains first member, that is nitrogen. Second member phosphorus. Third member arsenic. Fourth member antimony. Fifth member bismuth. ठीक, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अब अगर इनका एटॉमिक नंबर देख लें, तो ये इनका नाम हो गया और ये इनके सिंबल हो गए. नाउ देयर एटॉमिक नंबर्स. नाउ लेट्स सी दी एटॉमिक नंबर्स. नाइट्रोजन का हम सबको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, 7. द एटॉमिक नंबर फॉर नाइट्रोजन इज 7. ठीक है, फॉस्फोरस 15, फिर 33, फिर 51 और फिर 83. ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है कैसे, जैसे हम कहते हैं 2 8, तो 2 तो कौन है, वो तो है नहीं, तो 8 ऐड किया हमने पहले यहाँ पर,
तो 7 + 8 15 हो गया। 2 8 18, 18 ऐड किया यहाँ पर तो 33 हो गया। फिर 18 ऐड करा तो 51 हो गया, और फिर 32 ऐड करा तो 2 8 18 18 32। ठीक है, तो 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये 8 ऐड करा यहाँ पर, फिर 18 ऐड करा, फिर 18 ऐड करा, फिर 32 ऐड किया। ठीक है, तो 2 इसलिए नहीं है मतलब क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो तो इसमें आता नहीं है। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो 8 18 18 32। ठीक है, तो 7 अगर हमें याद है तो हमें ये याद रखना है कि उसके बाद हमें एक बार 8 ऐड करना है, फिर 2 बार 18 ऐड करना है, और फिर 32। सो वी विल गेट दी एटॉमिक नंबर्स। तो ये एटॉमिक नंबर्स हो गए। अब अगर एटॉमिक नंबर्स हो गए तो अब इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए बिकॉज वी वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सो हाउ विल वी राइट। अब हम यहाँ पे अपने नोबल गैसेस लिख लेते हैं हीलियम से शुरू करके। तो हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन। ठीक है, ये लिख लिया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। अब 2 से शुरू करते हैं, सेकेंड से, सेकेंड प्रिंसिपल लेवल से। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ग्रुप 15 इज NS2NP3। The general electronic configuration for group 15 is NS2NP3। अब n इज इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे। नाइट्रोजन की तो हमें आती है तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2s2 2p3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 3p3। यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 4p3। अब यहाँ 3s2 3p3 से हम 4s2 4p3 में आ गए हैं, तो बीच में 3d भी होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3d10। तो ये हो जाएगा 3d10 4s2 4p3। फिर ये हो जाएगा 5s2 5p3। अब 5s2 5p3 से पहले यहाँ पे 4d की भी फिलिंग हो रही होगी, तो कर लेंगे 4d10। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 6s2 6p3। नाउ 6s2 6p3 यानी 6th एनर्जी लेवल से पहले अब यहाँ पे हमें 4d फिल कर चुके हैं, तो 4f होगा, 4f14, और 5th एनर्जी लेवल का 5d भी होगा, 5d10। तो ये इनकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम हीलियम से शुरू करके पहले नोबल गैसेस लिख लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। फिर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2NP3। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में है और नाइट्रोजन की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता भी है, तो n इज इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे हम। तो 2s2 2p3 हो गया, फिर यहाँ 3s2 3p3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4s2 4p3 होगा। अब 4s2 4p3 से थर्ड एनर्जी लेवल में d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो यहाँ पे 3d लिख देंगे। फिर जब हम 5s2 5p3 लिखेंगे तो फोर्थ ऑर्बिटल में भी d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 4d10 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 6s2 6p3, तो अब फोर्थ एनर्जी लेवल का f ऑर्बिटल्स बचे हैं, तो 4f14, और फिफ्थ एनर्जी लेवल का d 5d10। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। So these are the members of the group: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. These are the symbols, these are the electronic configurations. Electronic configurations में एटॉमिक नंबर में नाइट्रोजन का 7, उसके बाद हमें 8 18 18 32 ऐड कर देंगे, तो हमें मतलब हमें नाइट्रोजन के बाद क्या ऐड करना है 8, फिर 18 18 32, तो हमारे एटॉमिक नंबर्स आ जाएंगे। और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे दो पहले मेंबर्स हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, फर्स्ट 2 मेंबर्स, जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं हमारे, दे आर नॉन मेटल्स। वो क्या है, दे आर नॉन मेटल्स। फर्स्ट 2 मेंबर्स आर नॉन मेटल्स। उसके बाद है आर्सेनिक एंड एंटीमनी। नाउ आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे आर मेटलॉइड्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है बिस्मथ, ये क्या है, ये मेटल है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मेंबर्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, एंड बिस्मथ इज अ मेटल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद हम देख लेते हैं
इन जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, लेट्स सी, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np3, दिस इज़ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2Np3। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी NS2Np3, इट इज़ हाईली स्टेबल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी कैसी है, स्टेबल है। अब ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल क्यों है, स्टेबल इसलिए है क्योंकि जो s ऑर्बिटल्स हैं, जो s ऑर्बिटल्स हैं दे आर फुल्ली फिल्ड, ठीक है। और ये जो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आउटर शेल के लिए लिखते हैं, है ना। तो s ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है और जो p हैं वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ठीक है। और हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर क्वाइट स्टेबल. So their outer general electronic configuration is NS2Np3, which is a very highly stable electronic configuration. क्यों? Because s orbitals are fully filled and p orbitals are exactly half filled. और हमें पता है कि fully filled और exactly half filled जो configurations होती हैं वो बहुत stable होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया electronic configuration. Now the next property is atomic and ionic radii. The next property is atomic and ionic radii. Now what is the general trend? हमें atomic and ionic radii का general trend क्या है वो हमें पता है. जनरल ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो होते हैं दे इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, ठीक है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होते हैं वो डाउन दी ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जो पहला एलिमेंट है अगर उसको देखें तो उसकी साइज़ ये होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी और फिर और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक। तो डाउन दी ग्रुप क्या होता है, डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ये हमारा जनरल ट्रेंड है। तो ये जनरल ट्रेंड जो है वो ग्रुप 15 में भी फॉलो होता है। जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो साइज़ जो होती है वो बड़ी होती जाती है, ठीक है। अब ये जो जनरल ट्रेंड है हमारा, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तक तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तक तो कितना है, कैसा है, नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आए, साइज़ जो है वो एप्रिशिएबली बढ़ गई, ठीक है। पर जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, तो जो इंक्रीज़ होती है वो बहुत कम होती है। तो देर इज़ अ वेरी स्मॉल इंक्रीज, ओके। So when we move from nitrogen to phosphorus, the increase is normal. But when we move from when we move from, यहाँ पे S होगा, when we move from arsenic to bismuth, there is very small increase in the size. तो अब ऐसा क्यों होता है, वाई देर इज़ वेरी स्मॉल इंक्रीज़ इन दी साइज़? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम आर्सेनिक से शुरू करते हैं ना, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी की फिलिंग शुरू हो जाती है। तो आर्सेनिक में भी डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है, एंटीमनी में भी डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है, और बिस्मथ में एफ और डी दोनों की फिलिंग हो रही है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग नहीं हो रही है, पर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है, और बिस्मथ में तो एफ ऑर्बिटल्स की भी फिलिंग हो रही है। और क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से शील्ड नहीं कर पाते, उनको बचा नहीं पाते हैं, और इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से साइज़ थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस स्मॉल इंक्रीज? तो इसको हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस द इंक्रीज इज़ वेरी नॉर्मल, बट
आफ्टर दैट द इंक्रीज इज़ वेरी स्मॉल. सो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये हो जाएगा कि फ्रॉम arsenic to bismuth only a small increase in covalent radius is observed. Why? ठीक, तो जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ में मूव कर रहे हैं तो देर इज़ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस. वाई? तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों इतना स्मॉल इंक्रीज हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ वैलेंस electrons, poor shielding of valence electrons by the completely filled d and f orbitals. ठीक है, तो क्यों आर्सेनिक से बिस्मथ तक जा रहे हैं तो इंक्रीज़ कम हो रहा है? क्योंकि आर्सेनिक में, एंटीमनी और बिस्मथ में डी और एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है और डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. तो वो जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से शील्ड नहीं कर पाता है, बचा नहीं पाता है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज़ जो होती है हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है. ठीक है, सो फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड. नाउ एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर. ठीक है, वो क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि अच्छा पहले हम ओके वी विल डिस्कस दी सेकेंड प्रॉपर्टी फर्स्ट. तो ये हो गया हमारा. द फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज ionization enthalpy. The third property is ionization enthalpy. Now what is the general trend? The general trend for ionization enthalpy is ionization enthalpy decreases down the group due to increase in atomic size. तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है डिक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. ऑफ कोर्स क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ती जाती है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादा ईजिली निकाल सकते हैं. तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ बढ़ती जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाती है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से रिमूव कर सकते हैं. एंड देयरफॉर देयर इज़ डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. नाउ दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड. ये डाउन द ग्रुप है. पीरियड में देखें अब क्या हो रहा है. तो यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि आयनाइजेशन enthalpy of group 15 elements is much greater than that of group 14 elements. Why? So ionization enthalpy of group 15 elements is much greater than that of group 14. Why? तो solution क्या होगा इसका? तो पहले ग्रुप 14 आता है और फिर ग्रुप 15 आता है
और ये कह रहे हैं कि ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो ग्रुप 14 से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्यों ज़्यादा होगी भाई? अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ग्रुप 15 की कन्फिग्रेशन होती है NS2NP3 और ग्रुप 14 की होती है NS2NP2। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ग्रुप 15 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 14, जो ना तो फुल्ली फिल्ड है और ना ही एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो क्यों ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ filled p orbitals electronic configuration and small size। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, दूसरी बात ग्रुप 15 एलिमेंट्स की साइज़ ग्रुप 14 से कम होती है। Now the next property is electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जनरल ट्रेंड हमने क्लास 11 में पढ़ा है। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप with increasing atomic size। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करती है, ऑफकोर्स डिक्रीज़ करती है। ऊपर वाले नॉन मेटल्स हैं, बीच वाले मेटलॉइड्स हैं और सब जो नीचे वाला है वो मेटल है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि साइज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है एंड इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनकी धीरे धीरे कम होने लगती है। सो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज oxidation state। The next property is oxidation state। Now the most common oxidation states which they exhibit is, so the common oxidation states are -3, +3 और +5। ठीक है, तो -3, +3 एंड +5 दीज आर दी 3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब क्यों है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कैसे आ रही हैं, ये हम एक बार देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप 15 का वो है NS2NP3। ठीक है, तो वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन है NS2NP3, मतलब इनके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, होने कितने चाहिए? 8। ठीक, तो 5 हैं, कितने होने चाहिए? 8। कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सकते हैं भाई? या तो ये क्या करें, ये गेन कर लें, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। नाउ इफ़ दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गेन किए, तो नेगेटिव आयन बनेगा, -3 चार्ज आ जाएगा और 3 आयन्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आउटर शेल में इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 होने चाहिए, 3 का डिफरेंस है। तो एक ऑप्शन क्या है इनके पास कि दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ना इफ़ दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 जो है नेगेटिव आयन हमारा बनेगा। अब पूरे ग्रुप में से सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके M3- आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो M3- आयन्स हैं दे आर फॉर्म्ड
ओनली बाय नाइट्रोजन। सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके M3 माइनस आयंस बना ले। वो ही ऐसा क्यों कर पाता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो 5 से 8 जाने के लिए एक ऑप्शन है उनके पास ऑफ गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो M3 माइनस आयंस बनेंगे। सिर्फ नाइट्रोजन ऐसा कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है वो इसमें? सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड आर Mg3N2 Ca3N2। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। ये जो आयन बनाएगा M3 माइनस, तो नाइट्रोजन का जो आयन होगा वो होगा N3 माइनस, और इसको हम कहते हैं नाइट्राइड आयन। ठीक है, क्या कहते हैं? नाइट्राइड आयन। ठीक, तो एक तो ये हो गया ये। अब पूरे ग्रुप में, क्योंकि यही 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो पूरे ग्रुप में जो नाइट्रोजन है वही आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। कोवेलेंस भी करता है, पर आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पूरे ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास? पहला तो ऑप्शन था कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करें और आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें ये, तो वो नाइट्रोजन करता है पूरे ग्रुप में। बस पूरे ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो आयनिक कंपाउंड्स बनाएगा। तो M3 माइनस आयंस बनाएगा, तो ये -3 वाला एक बार हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है इनके पास? दूसरा ऑप्शन है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाए। क्या बनाए ये? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाए, और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे इधर आउटर वाले Np3, या ये 3+2 दोनों शेयर करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन है इनके पास कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए आइदर दे कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p ऑर्बिटल्स, और दे कैन शेयर 3+2 5 इलेक्ट्रॉन्स। या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अगर जो कंपाउंड्स ये बना रहे हैं इन्होंने मेटल्स के साथ बनाए, ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स इन्होंने बनाए विथ मेटल्स के साथ बनाए, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो होगी -3, क्योंकि मेटल्स की प्लस हो जाएगी और इनकी हो जाएगी -3। फॉर एग्जाम्पल Ca3P2 Na3AS Zn3Sb2। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक स्टिबेट, तो और या हो सकता है Mg3Bi2। ठीक है, तो अगर इन्होंने मेटल्स के साथ, कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, जिंक मैग्नीशियम सब मेटल है, अगर इन्होंने मेटल्स के साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाए तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएगी। अगर इन्होंने कंपाउंड्स जो बनाए ये दूसरे नॉन मेटल्स के साथ बनाए जो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। ठीक, तो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ बनाए जो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल BiF3, SbF3, NF3, PCl3 एक्सेट्रा। ठीक, तो या तो ये गेन करना था जो सिर्फ नाइट्रोजन कर सकता है, या ये शेयर करें और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएं। अब या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 3 देखते हैं। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ शेयर किए तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ये, क्योंकि इनकी नेगेटिव हो जाएगी, मेटल्स की पॉजिटिव। अगर उन्होंने नॉन मेटल्स के साथ शेयर किए जो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनकी प्लस हो जाएगी और उनकी नेगेटिव हो जाएगी, और ये इन दोनों के एग्जाम्पल्स हो गए। तीसरा, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, इफ़ दे आर शेयरिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए, तो जनरली 5 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, तो ये जनरली किसके साथ करते हैं? नॉन मेटल्स के साथ ही कर पाते हैं। ठीक है, जो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और इसीलिए यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 + 5 आती है, नॉन मेटल्स के साथ नहीं।
नॉन मेटल्स के साथ भी करेंगे तब भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जो आती है वो +5 की आएगी, अगर ये अपने पांचों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर लें। फॉर एग्जांपल इट कैन बी PF5, PCl5, SbF5, ठीक है, एक्सेट्रा। तो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर -3, +3, +5। तो ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। इसके अलावा तो +5 भी शो करते हैं। +5 कब शो करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ये 5 और उस समय 5 बॉन्ड बना रहे हैं ये PF5, PCl5, SB5 एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, अब ये +5 होगा -5 होगा, ये डिपेंड करता है फॉस्फोरस के साथ। भाई फॉस्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है इनसे, ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन, इनमें इनकी +5 हो जाती है और इनकी खुद की माइनस हो जाएगी। तो एक्चुअली 5 होती है और 3 होती है। प्लस और माइनस जब होता है ये डिपेंड करता है कि जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उस पे डिपेंड करता है कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट उस समय पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो 3 और 5 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जिसके साथ शेयर कर रहे हैं अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी नेगेटिव होगी, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि हमने शो करी है -3, +3, +5 ना, टेंडेंसी टू शो +5 state decreases down the group, ठीक है। टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वाई? तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। +5 कब शो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? जब S और P इलेक्ट्रॉन्स दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। पर जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। और हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि S ऑर्बिटल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टू द न्यूक्लियस, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है और इसीलिए धीरे धीरे S इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। और अगर S इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो अब हमारे पास सिर्फ NP3 वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो हमारी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है? डाउन दी ग्रुप हम आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से S ऑर्बिटल्स आर मोर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, so they stop participating in bond formation and therefore tendency to show +5 oxidation state decreases down the group। और ये जो इफेक्ट हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इन शॉर्ट अगर हमें आंसर लिखना हो कि क्यों टेंडेंसी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्यों कम होने लगती है, सो इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली +5 की टेंडेंसी भी कम होती है और ये जो हमारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी भी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये क्यों होता है? ऑफ कोर्स क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाती है।